चलिए बेटा ना, प्रीवियस क्लास में हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था वो ओवरलैपिंग को लेकर चल रहा था। और ओवरलैपिंग में जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि भाई दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है कोएक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है कोलैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग को एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोला जाता है और उससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है बेटा? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड डायटोमिक में मैंने बताया था आपको तीन तरीकों से बन सकता है। एक होता है एसएस ओवरलैपिंग, एक होता है एसपी ओवरलैपिंग और एक होता है पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए आपको प्योर ऑर्बिटल के बदले क्या यूज करना पड़ेगा बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल वाली कंडीशन आएगी। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पूरे सिलेबस में दो तरीकों से हम लोग मेनली पढ़ रहे होंगे, एक होगा पी पाई और एक होगा डी पाई पी पाई। ठीक है, वैसे एक डी पाई बॉन्ड भी होता है बट उसका ज्यादा काम आएगा नहीं, तो हम लोग मेनली दो पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा जब हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे तो कल हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में कि एसएस एसपी पीपी पे चल रहे थे हम लोग। एसएस ओवरलैपिंग किसी भी एक्सिस पे कराएं, चाहे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स हो, वाई हो या जेड हो, कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा। एस जब भी बनाएगा सिग्मा बनाएगा, सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाएगा। तो एसएस ओवरलैपिंग से कोई भी एक्सिस पे हो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एसपी ओवरलैपिंग की कंडीशंस पे हम लोगों ने बात करी थी, तो एसपी ओवरलैपिंग की जो कंडीशन निकल के आ रही थी वो क्या निकल के आ रही थी कि एसपी ओवरलैपिंग जो है इसमें एस के साथ जब पी हो रहा है, एस के साथ पी हो रहा है, एस के साथ पी आ रहा है, एस के साथ पी आ रहा है, तो पी के साथ जो एक्सिस है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। पी के साथ जो एक्सिस है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या बनेगा? सिग्मा। लेकिन पी के साथ जो एक्सिस है उसके अलावा वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनती है तो उसको कहा जाता था बेटा जीरो ओवरलैपिंग। और जीरो ओवरलैपिंग हो रही है मतलब वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन यहां तक कर लिया था। अब इसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर दो तरह की ओवरलैपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, एक तो एसएस और एक एसपी। अब इसके आगे पीपी ओवरलैपिंग, फिर पीपी ओवरलैपिंग और फिर डीपी ओवरलैपिंग पे हमें बात करनी है। पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बनाना है, पीपी ओवरलैपिंग से पाई बनाना है और डीपी ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनाना है। चलिए आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए बेटा कि यहां से देखिए ये 8 9 10 आपको जो दिख रहा है ये कौन सी ओवरलैपिंग दिख रही है बेटा? पीपी। कौन सी दिख रही है बेटा? पीपी। कौन सी दिख रही है? पीपी। जनरल पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए, चाहो तो लिखना हो तो लिख भी लेना, ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सिस है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा, वरना नो बॉन्ड फॉर्मेशन। और पीपी ओवरलैपिंग में सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है कि बेटा पीपी ओवरलैपिंग में ध्यान से देखिएगा, पीपी ओवरलैपिंग के लिए पहली कंडीशन क्या है कि जब पीपी ओवरलैपिंग आप करा रहे हो ना तो पहली बात तो दोनों पी सेम होने चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। पीपी ओवरलैपिंग तभी होगी जब दोनों पी ऑर्बिटल क्या होंगे? सेम। मतलब एक पीएक्स है तो दूसरा भी पीएक्स होना चाहिए, एक पीवाई है तो दूसरा भी पीवाई होना चाहिए, एक पीजेड है तो दूसरा भी पीजेड होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक ओवरलैपिंग करने के लिए पीएक्स आ जाए और एक ओवरलैपिंग करने के लिए पीवाई आ जाए। ये कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते क्योंकि इसका अलाइनमेंट एक्स एक्सिस पर है, इसका अलाइनमेंट वाई एक्सिस पर है, और ये जब ओवरलैप करेंगे तो वो जीरो ओवरलैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? जीरो ओवरलैप। और इसीलिए ध्यान रखना कि दो डिफरेंट पी कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। और ऐसी बात दो डिफरेंट डी के लिए भी है। डी की जब ओवरलैपिंग होगी तो डीएक्स वाई से ओवरलैप करेगा, डीएक्स वाई डी वाई जेड से ओवरलैप नहीं कर सकता क्योंकि उनके जो एक्सेस है वो अलग है, और एक्सेस अलग है मतलब वहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, है ना। क्योंकि देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हो कि पीएक्स पीवाई पीजेड एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना उनका ओरिजिन जो होता है ना वो कॉमन होता है। तो जब पीएक्स आएगा और पीवाई आएगा तो उनका सेंटर टकराएगा, वो ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि नोड से नोड टकरा रहा होगा, सेंटर से सेंटर टकरा रहा होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा दो डिफरेंट पी कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते और दो डिफरेंट डी कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग में रखें। चलिए अब आते हैं, पहली बात तो पीपी ओवरलैपिंग ले दोनों पी क्या होने चाहिए बेटा? सेम। ठीक है, अब आइए उसके ऊपर बात करते हैं। दोनों पी सेम रखे, पीएक्स और एक बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ली? एक्स, और एक बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लेंगे? वाई और जेड। ठीक है, तो पीएक्स के साथ एक बार एक्स लेंगे, पीएक्स के साथ एक बार वाई लेंगे और पीएक्स के साथ एक बार जेड लेंगे। ऐसे ही पीवाई के साथ उधर वाई लिया है, यहाँ एक्स और जेड लिया है, यहाँ पीजेड के साथ वहां पर पिछली स्लाइड में जेड लिया है, और यहां पर हमने क्या लिया है बेटा? एक्स और वाई। चलिए आइए बात करते हैं पीएक्स को एक्स एक्सिस पे। मुझे बताइए पीएक्स जो है देखने में कैसा है बेटा? ये वाला अलाइनमेंट है पीएक्स का, है या नहीं है बेटा? है। ये एक पीएक्स, एक पेन दे दो बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये भी एक पीएक्स है। अब मुझे बताओ पीएक्स को कौन सी एक्सिस पर लाना है? एक्स एक्सिस पर। ठीक है,
याद रखिएगा, ये इधर भी गुब्बारा है, इधर भी गुब्बारा है, इधर भी गुब्बारा है, उधर भी गुब्बारा है। जब ये दोनों ऐसे आ रहे हैं तो मुझे बताइए, एक से एक टकराएगा कि दो से दो टकराएगा? एक से एक टकराएगा, और एक से एक टकराएगा तो सिग्मा मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही बेटा आपको? ठीक है, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? सिग्मा। अच्छा मुझे बताइए, अभी तो पीएक्स पीएक्स की ये वाली कंडीशन अपन ने समझी। अब मैं आता हूं यहां पर इस वाले केस पर, पीएक्स पीएक्स को ही वाई और जेड पर ला रहे हैं। मुझे बताइए ये पीएक्स और पीएक्स है या नहीं है बेटा? है। अब इनको किस पे ला रहा है? वाई पर। वाई मतलब, तो इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, जैसा है वैसे का वैसा रखते हैं। यूं लेके आए, फुग्गे फूले हुए हैं, ध्यान रखना, ऐसे दूर रुक जाएंगे टकराते हुए, है ना। तो दो से दो टकराएगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? और दो से दो टकराएगा तो क्या मिलेगा? पाई। ऐसे ही जेड पे जब आप लाओगे तो ये पीएक्स और पीएक्स है, और जेड पे लाना है मतलब इस वाली एक्सिस पे लाना है, तो इसको ऐसा रख दिया यू, इसका सेंटर उसका सेंटर इस वाली एक्सिस पे। जब ये ऐसे आएगा, इसको 3D में देख ले, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो क्या दो से दो टकराएंगे बेटा? हाँ। और दो से दो टकराएगा तो क्या बन जाएगा? पाई। क्या बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो आइए यहां पर बात करते हैं। अब इसका जनरलाइजेशन निकाल लेते हैं अपन। बेटा पीएक्स पीएक्स जब भी पीपी ओवरलैपिंग हो गया, अभी एसपी ओवरलैपिंग की बात खत्म हो चुकी, ठीक है ना। अब अपन पीपी के लिए बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। पीपी में दोनों पी सेम, दोनों पी, पहली बात तो दोनों पी सेम होने चाहिए, दोनों पी सेम और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो तो क्या बनेगा? सिग्मा। दोनों पी सेम और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो तो क्या बनेगा? सिग्मा। दोनों पी सेम वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो तो क्या बनेगा? सिग्मा। और दोनों पी सेम और जो एक्सेस यहां है उसके अलावा वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हो तो क्या बनेगा? पाई। दोनों पी सेम, लेकिन जो यहां एक्सेस है उसके अलावा वाली एक्सेस हो तो क्या बनेगा? पाई। दोनों पी सेम और इसके अलावा वाली एक्सेस हो तो क्या बनेगा? पाई। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा इसके बाद यहां पर देखिए, क्या यहां पर पीपी ओवरलैपिंग है या नहीं है? है, पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, पर दोनों पी सेम है या डिफरेंट है? और तो डिफरेंट भी कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। तो ये किसी भी एक्सिस पे ले आओ, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपने पीएक्स लिया, मान लीजिए आपने पीवाई लिया, और अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिख रही है बेटा? एक्स। ठीक है, अब इनको ऐसे ही लेके आ जाए, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। जब ये ऐसे आएगा तो बेटा, जब ये इधर आएगा तो क्या ये डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, पी में एक ये प्लस होता है, एक ये माइनस होता है। पी का एक ये प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर माइनस के साथ कौन टकरा रहा है? प्लस। और इधर माइनस के साथ कौन टकरा रहा है? माइनस। क्या इसी को हम लोग नेगेटिव ओवरलैप बोलते थे बेटा? हाँ, कि एक का माइनस, सॉरी माइनस माइनस है तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैप, सेम साइन है ना। और माइनस प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ओवरलैप। और जितना पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है उतना ही नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? कैंसल आउट हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे बेटा? जीरो ओवरलैपिंग। तो आप तो सीधे सी बात समझ ले कि दो डिफरेंट पी कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। चलिए आइए, टेबल हमने जो बनाया था पिछली क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करिएगा। ये जो 8 9 10 वाली कंडीशन है इसको नोट करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। 7 तक तो लिख ही लिया था पिछली बार, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला ये जो 8 9 10 है, इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर 14 तक के जो केसेस है, 11 से 14, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, इसको भी नोट डाउन कर लिया।
ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। देखिए ध्यान से, अभी तक ये जो कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस करी है, यहां पर हम लोगों ने एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब उस एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग के बाद हमें जो अगली ओवरलैपिंग समझनी है वो कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? पीडी ओवरलैपिंग। तो आइए पीडी ओवरलैपिंग के ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार अपन ने जितना पढ़ा उसको जनरलाइज कर लें। बेटा एसएस ओवरलैपिंग से कोई भी एक्सेस हो, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है अगर वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो सिग्मा, और पी के साथ जो एक्सेस है अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस ना हो तो नो ओवरलैपिंग, क्योंकि एसपी की बात चल रही है, एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। पीपी ओवरलैपिंग में बात करें तो पीपी ओवरलैपिंग ले सबसे पहले दोनों पी क्या होने चाहिए? सेम। ये सबसे बड़ी कंडीशन है। अगर दोनों पी डिफरेंट है तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। और अगर दोनों पी सेम है और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है तो सिग्मा, और दोनों पी सेम और उसके अलावा वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सेस आ गई तो क्या आ गया? पाई। अब आते हैं पीडी ओवरलैपिंग में। अच्छा मुझे बताइए, क्या पी में 2 लोब होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। और डी में भी 2 या 4 लोब होते हैं। तो बेटा अगर 2 लोब है तो कम से कम यहाँ पाई बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 से 2 को टकराना होता है कम से कम। एस कभी भी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि एस में लोब ही एक है, और एक लोब है तो वो 2 लोब वाला इंटरेक्शन कर नहीं पाएगा, और 2 लोब वाला इंटरेक्शन नहीं करेगा तो पाई बॉन्ड कभी बना नहीं पाएगा। आइए पीजेड डीजेड स्क्वायर की बात करें। बेटा पीजेड, अब थोड़ी देर के लिए एक मान ले कि ये जेड एक्सिस है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं। वैसे तो जेड एक्सिस बोर्ड से आपकी तरफ जो आ रही है, पर इसको मान लेते हैं ये पीजेड है, और डीजेड स्क्वायर ऐसा बनता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। अब दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रख रखा है? जेड। तो बताइए एक से एक लोब टकराएगा कि नहीं टकराएगा? बेटा टकराएगा। और एक से एक टकराएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? सिग्मा। तो ये कंडीशन यहां पर आ जाती है कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? सिग्मा। पीडी ओवरलैपिंग से पाई तो बनता ही है, पीडी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता था, क्योंकि यहां पर 1-1 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन अपने को ज्यादा काम आएगा नहीं है। अब आते हैं इसके पाई बॉन्ड की कंडीशन पे, मेनली ये जो हमको डिस्कस करना है 16, 17, 18, 19, 20। आइए इस पे बात करते हैं। डायग्राम इसका बना हुआ है केस नंबर 15 का, किसी को चेक करना होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए पीएक्स और डीएक्सवाई लाए, ध्यान से देखना, ध्यान समझना। पीएक्स और डीएक्सवाई को एक बार वाई पर ला रहे हैं, पी वाई और डीएक्सवाई को एक बार एक्स पर ला रहे। चलिए मैं केस आपको यहां पर बना के बताता हूं। पीएक्स और डीएक्सवाई चेक करते जाइएगा, इनको एक बार एक्स पे लेंगे, एक बार वाई पे लेंगे और एक बार जेड पे लेंगे। हमें तीनों एक्सेस पे चेक कर लेते हैं, बाकी इसके हिसाब से अपन बना डालेंगे, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं ये वाली एक्सेस को एक्स मान रहा हूं, इस वाली एक्सेस को वाई मान रहा हूं और इस वाली एक्सेस को जेड मान रहा हूं, तो मुझे बताइए पीएक्स का जो अलाइनमेंट होगा वो इस एक्सेस पर कुछ इस तरह से होगा। ये क्या बन गया आपका? पीएक्स। अच्छा डीएक्सवाई, ये एक्सिस एक्स है, ये एक्सिस वाई है। डी का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल डंबल या डबल डंबल? डबल डंबल। और एक्स वाई कहने का मतलब क्या है? एक होता है, ध्यान सुनना, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है एक्स वाई। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें भी डबल डंबल है, इसमें भी डबल डंबल है, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? इनमें से एक में एक्सिस पर लोब बनते हैं और एक में एक्सिस के बीच में बनते हैं, ऑन द एक्सिस एंड इन बिटवीन द एक्सिस। ये नाम याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके आगे सिलेबस में चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसी के बेसिस पे आप 2 तरह के ऑर्बिटल के सेट्स पढ़ेंगे, एक होगा T2G सेट और एक होगा EG सेट, नाम आएंगे ऐसे, ठीक है। तो आइए मुझे बताइए dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dxy की अगर मैं बात करता हूं तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्सिस पर बनेगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बनाया था? dz स्क्वायर बनाया था ना, तो dz स्क्वायर मैंने किस पे बनाया? एक्सिस पर बनाया। ये तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है जो, और जेड स्क्वायर जो होता है उसके जो लोब्स बनते हैं वो किस पे बनते हैं? एक्सिस पर बनेंगे। तो अगर आपने लोब्स को एक्स और वाई एक्सिस पर बनाया तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर एक्स वाई की बात करूं तो एक्स वाई में क्या होगा? ये एक्सिस एक्स है, ये वाई है, पर यहां पर जो 4 लोब बनेंगे ना वो एक्सिस पर नहीं बनेंगे, एक्सिस के बीच में बनेंगे 45 डिग्री पे। ये डिफरेंस है दोनों में। ऐसे ही अगर मैं डी वाई जेड बनाने जाऊं तो उसमें एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा, और ये जो वाई और जेड है ना इसके बीच में लोब बनेंगे ऐसे 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 और ऐसे। और अगर मैं डी एक्स जेड लेने गया तो एक्स एक्सिस कौन सी? ये वाली, और जेड कौन सी है बाहर की तरफ? ये वाली। तो वो लोब ऐसे बनेंगे, इस प्लेन पर बनेंगे, ऐसा 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 और ऐसा, ये बनता है। तो अभी हम लोग कौन सा एक्सिस ले रहे हैं बेटा? dxy वाला केस ले रहे हैं। तो dxy मतलब लोब कहां पर बनाने? एक्सिस के बीच में बनाने। तो ये बन गया dxy, क्योंकि ये एक्सिस x है, ये एक्सिस y है। अब मुझे बताओ, मैंने इसको सबसे पहले कौन सी एक्सिस पे ले लिया? x पर। क्या अभी ये दोनों x पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बेटा? कर रहे हैं।
इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या एक्स पर है या नहीं है? तो जब ये ऐसे आएगा, ओवरलैप करने ऐसे आएगा, तो मुझे बताइए फाइनल डायग्राम में ये जो ऑर्बिटल है क्या ये यहां दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बेटा दिखेगा। तो वहां कोई ओवरलैपिंग हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि नोड से नोड टकरा गया, और नोड से नोड टकरा गया मतलब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब यहां कौन सी ओवरलैपिंग होगी? जीरो। और जीरो ओवरलैपिंग हुई मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। आगे सुनिएगा, इसी को मैंने x के बदले सपोज किस पे ले लिया बेटा? z पर। किस पे ले लिया? z पर। किस किस को लेना है? px और dxy को। z एक्सिस कौन सी? आपसे बोर्ड की तरफ आने वाली, लेना ही नहीं दोनों को है। तो क्या इसको घुमाना फिराना है या ऐसे ही रखना है बेटा? ऐसे ही रखना है। बस करना ये है कि इसका सेंटर और इसका सेंटर इस लाइन पे आ जाए। तो इसको मैंने उठाया ऐसे और ऐसे रख दिया, ताकि इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम लाइन पे आ जाए। ऐसा रख दिया। मुझे बताइए जब मैं इसको ऐसे लेके आऊंगा तो क्या ये बीच में टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। और बीच में टकराएगा तो फिर से कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा? जीरो। और जीरो ओवरलैपिंग होने का मतलब है बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस पर ध्यान सुनना। अब मैंने कौन सा ले लिया बेटा? y। मैंने कौन सा ले लिया? y एक्सिस कौन सी है बेटा? ऊपर से नीचे वाली। और लेना ही नहीं दोनों को है, y पर। तो मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर किस पे आना चाहिए? y पर। मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर इस लाइन पे आना चाहिए। तो इसको एज इट इज रखते हुए मैंने यूं रखा और यूं लेके आ रहा हूं। क्या सेंटर से सेंटर टकरा पाएगा या पहले ही फुग्गे फुग्गे से टकरा जाएंगे बेटा? फुग्गे टकरा जाएंगे। एक से दूसरा दूसरे से, मतलब ये 1 से 1 टकरा रहा है या 2 से 2 टकरा रहा है बेटा? 2 से। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाए। यहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाए। अब जरा इसको जनरलाइज कर दें अपन, ताकि अपन आगे डायरेक्टली अब हर डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक से अपन ने केस समझ लिया। कंडीशन क्या बन रही है? ध्यान सुनिएगा बेटा। जब px के साथ dxy लिया गया, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट pd ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? pd ओवरलैपिंग। मुझे बताइए इसमें 3 तरह के नाम लूंगा मैं। x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। मुझे बताइए इनमें से 3 नाम में क्या क्या लूंगा वो सुनिए। एक तो मैं बोलूंगा कॉमन एक्सिस। क्या बोलूंगा? एक मैं बोलूंगा नॉन कॉमन एक्सिस, और एक मैं बोलूंगा जो एक्सिस है ही नहीं। 3 नाम सुन लीजिए, कॉमन एक्सिस, नॉन कॉमन एक्सिस और जो एक्सिस है ही नहीं। मुझे बताइए इसके अंदर आपको कॉमन एक्सिस कौन दिख रही है? बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है बात। इसके अंदर कौन सी एक्सिस है ही नहीं, और नॉन कॉमन एक्सिस कौन सी है? y। क्या बात समझ में आ गई? कॉमन एक्सिस, नॉन कॉमन एक्सिस और जो एक्सिस है ही नहीं। अब रिजल्ट बताओ मुझे। जो कॉमन एक्सिस है, जो कॉमन एक्सिस है उस पर बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। जो एक्सिस है ही नहीं, जो एक्सिस है ही नहीं उस पर भी क्या हो रहा है बेटा? कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन जो नॉन कॉमन एक्सिस है, क्या उस पर बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। तो दिमाग में फिट करिएगा इस बात को। जब भी पीडी ओवरलैपिंग होगी, कौन सी ओवरलैपिंग? पीडी ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड पे बात चल रही है पीडी ओवरलैपिंग से। पीडी ओवरलैपिंग में जो कॉमन एक्सिस होगी और जो एक्सिस है ही नहीं उस पर क्या बनेगा बेटा? नो बॉन्ड। और जो नॉन कॉमन एक्सिस होगी उस पर क्या बनेगा? पाए। तो सीधी सीधी बात है, पीडी ओवरलैपिंग में जो नॉन कॉमन एक्सिस होती है उस पर पाए बना दीजिए, बाकी कोई भी एक्सिस आए देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। आइए इसको रिजल्ट में लिखते हैं। बेटा ये कौन सा ओवरलैपिंग है बेटा? पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग में मुझे बताइए ये जो वाई लिया गया है ये इसमें कॉमन है या नॉन कॉमन है? और नॉन कॉमन पे क्या बनेगा बेटा? पाए। नॉन कॉमन पे क्या बनेगा? पाए। लेकिन अगर कॉमन हो और जो एक्सिस हो ही ना वो आ जाए तो फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसा कुछ कंडीशन यहां पर देख लेते हैं। टेबल ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूं। ये आ गया px dxy। 16 के बाद 17 नंबर पे मैं एक केस लिख देता हूं, और 17 नंबर पे जो केस मैं ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं बेटा? px के साथ अगेन में dxy ले लेता हूं, है ना। ये नंबरिंग अपन थोड़ा चेंज कर देंगे। और px के साथ dxy पे मैं यहां पर कौन कौन सी एक्सिस ले रहा हूं? एक बार x ले रहा हूं जो कि कॉमन है, और एक बार z ले रहा हूं जो कि एक्सिस है ही नहीं। और जब बेटा pd ओवरलैपिंग होगी तो जो नॉन कॉमन एक्सिस होगी उस पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाए। और जो कॉमन एक्सिस है और जो एक्सिस है ही नहीं उस पे आपको क्या मिलेगा बेटा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या कंडीशन आती है देखते हैं उसको। मैं पहले इसकी नंबरिंग को भी सही कर दें अपन। 16 तक तो ये हो गया, ये उड़ा देते हैं अपन। फिर ये 17 आ गया। अब आते हैं अगले केस पे। 16 के बाद 17 पे अगला केस देखिए। अगला केस आपको कौन सा दे रखा बेटा? पी वाई और dxy। मुझे बताइए ये पीडी ओवरलैपिंग है या नहीं है बेटा? है। इसमें बताइए कॉमन एक्सिस कौन सी है? y। कॉमन कौन सी है? y।
भैया इसमें कॉमन y है, नॉन कॉमन कौन है x, और है ही नहीं वाली z। अब मुझे बताओ यहां पर ये जो एक्सिस ली गई है ये कॉमन एक्सिस है, नॉन कॉमन एक्सिस है, जो है ही नहीं नॉन कॉमन। नॉन कॉमन पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो ये आपका केस नंबर 17 के बाद कौन सा हो गया, 18। अब 19th केस में यहां पर लिख दे रहा हूं पी वाई और डी एक्स वाई पर अगर आपने कॉमन एक्सिस y ली होती या जो एक्सिस नहीं दिख रही है z ली होती तो फिर क्या कंडीशन होता बेटा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद ये जो पी वाई डी वाई जेड है या ये है इसको हटा देते हैं अपन, वही सब सारे केसेस वही है, तो ज्यादा अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइए अगला कौन दिया बेटा, पीजेड और डीएक्स वाई। पीजेड और ओवरलैप कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, एक तो एक्स और वाई पर है, एक जेड पर है, एक्सिस ही अलग है, तो ओवरलैप कैसे करेगा, क्या बात समझ में आ रही है यहां पर। तो इसीलिए यहां पर ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। तो बेटा 16 या नंबरिंग ऐसे कर देते हैं अपन ताकि आपको लिखने में भी गड़बड़ी ना हो। 16 के बाद इसको कर देते हैं 17, इसको कर देते हैं 18, इसको कर देते हैं 19 और इसको कर देते हैं 20। ठीक है, छापिए इसको फटाफट। तो ये पीडी ओवरलैपिंग की कहानी है कि पीडी ओवरलैपिंग में जब भी आए तो आप 3D में डायग्राम बना के इमेजिन कर लेंगे तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, वरना आपको जनरल कंक्लूजन बता ही दिया गया है कि किस केस में क्या होता है। कर लिया भाई दोनों सबने, है ना। अब देखो इसमें जो केसेस हम लोगों ने समझे थे उसके डायग्राम यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी बने हुए हैं, बट मुझे नहीं लगता भी डायग्राम अगर किसी को बनाना हो तो बना लो, वरना फोटो खींच लो, फटाफट बनाते रहना। वैसे आपको खुद ही 3D में इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो लोब्स तो वही ले रखे, एक्सेस अपन ने अलग से समझी थी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो आपको वो समझना ही पड़ेगा। तो ये लोब्स बता दिया आपको। ये डिफरेंस ध्यान रखना कि बेटा डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे कैसे दिखते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनके जो लोब्स बनेंगे वो एक्सिस के बीच में बनेंगे, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर जो होता है उसके लोब्स किस पे बनते हैं बेटा, एक्सिस पर बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अगले केसेस देखिए आपके सामने कुछ और बने हुए हैं। यहां पर भी ये जो पी एक्स डी एक्स जेड या पी जेड डी एक्स जेड है, इसको जरा फटाफट यहां पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। बेटा एक बात बताइए, अगेन पीडी ओवरलैपिंग चल रही है यहां पर, और पीडी ओवरलैपिंग अगर आप देखेंगे तो पीडी ओवरलैपिंग में जो कॉमन एक्सिस है वो कौन सी है बेटा, एक्स। तो कॉमन पे तो कोई बॉन्ड बनता ही नहीं, और जो है ही नहीं वो कौन है बेटा, वाई, उस पर भी बॉन्ड नहीं बनता। और नॉन कॉमन एक्सिस कौन सी दिख रही है बेटा, जेड। नॉन कॉमन पे क्या बनेगा बेटा, पाए। यहां पर आपको जो नॉन कॉमन दिख रही है वो क्या दिख रही है बेटा, एक्स। नॉन कॉमन पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाए। इसके अलावा लिखा है कि कोई और पीडी ओवरलैपिंग आए तो वहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने कुछ केसेस यहां पर डिस्कस नहीं भी किए हैं। तो जैसे हमने ये वाले केसेस डिस्कस नहीं करे तो इसीलिए मैं ये वाला पॉइंट भी हटा दे रहा हूं। ठीक है, अपने को 3D में इमेजिन हो चुका है। अब आते हैं 24 25 पे, ये दो लास्ट केसेस है जो हमें समझना है। यहाँ पर नंबरिंग आप अकॉर्डिंगली कर लेंगे, 20 तक शायद पहले हो चुका है, 21 22 23 24। आइए अब यहां पर देखना, ये ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है बेटा, डीडी ओवरलैपिंग। अभी तक हमने एसएस ओवरलैपिंग समझा, एसपी ओवरलैपिंग समझा, पीपी ओवरलैपिंग समझा, पीडी ओवरलैपिंग समझा। अब हम लास्ट ओवरलैपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और वो कौन है बेटा, डीडी ओवरलैपिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि एक डी पाई बॉन्ड भी होता है जो हमें नॉर्मली यूज में नहीं आएगा, लेकिन अपन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बेटा सबसे पहले हमने जो लिए हैं दोनों डी, डी देखिए दोनों डी सेम है अलग अलग है, देख लो आराम से, क्या है, सेम। दो डिफरेंट पी और दो डिफरेंट डी कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकते। पीएक्स के साथ पीएक्स ही आएगा तभी ओवरलैप होगा, और ऐसे ही डी एक्स वाई के साथ डी एक्स वाई ही आएगा तभी ओवरलैपिंग होगा। तो ये बात ध्यान रखना, दो डिफरेंट डी कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, दोनों डी कैसे होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। दूसरी बात बेटा, ये एक्सेस हो गई एक्स, ये एक्सेस हो गई वाई, मुझे बनाना है डी एक्स वाई, तो लोब्स ऐसे बनेंगे एक्सेस के बीच में, ये इसका न्यूक्लियस है,
और ऐसे एक और dxy मैंने लिया, ध्यान से देख लीजिएगा डायग्राम को, और ये दूसरा dxy बनाया। लोब्स कहां पर है बेटा? इसके एक्सिस के बीच में, ठीक है। अब मुझे बताओ dxy को पहले आप कौन सी एक्सिस पे ला रहे हो बेटा? एक्स पर। मुझे बताइए इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक्स पर है या नहीं है बेटा? है। तो जब ये ऐसे आएंगे एक दूसरे की तरफ तो क्या इससे ये और इससे ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा बेटा? टकराएगा। एक से एक टकराएगा कि दो से दो टकराएगा बेटा? दो से दो टकराएगा, और दो से दो टकराएगा तो पाए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर dxy को आपने किस पे लिया होता बेटा? y पर। आइए उसका डायग्राम भी बनाते हैं। मान लीजिए ये पहला dxy है और मान लीजिए दूसरा dxy, पर दोनों का हमें एक्सिस कौन सा रखना है बेटा? y। तो इसको उठा के एज इट इज यहां रख दिया, तो इसको उठा के एज इट इज यहां रख दिया, तो ये डायग्राम बन जाएगा। और आप बताइए एक ऑर्बिटल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है बेटा, इससे ये टकराएगा और इससे ये टकराएगा। बताइए एक से एक टकरा रहा है कि दो से दो टकरा रहा है? दो से दो, और दो से दो टकराएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? पाई। तो ये हम लोगों ने बात कर ली जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स था, और ये हम लोगों ने बात कर ली जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई था। अब इसी में dxy में आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ली बेटा? z। अब z लेने का मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा, एक पेन दे दो बेटा, थैंक यू वेरी मच। अभी देखो ये dxy ले लिया अपन ने, ठीक है ना, ये सेंटर है जहां से मैं होल्ड कर रहा हूं, दोनों को क्रॉस हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये जो dxy इसको आपने ऐसे ले लिया, इसका सेंटर और इसका सेंटर इस वाली एक्सिस पे आएगा, तभी कौन सी एक्सिस मानी जाएगी बेटा? z। अब मान लो जब ये ऐसे जाएगा तो मुझे बताइए नोड से नोड टकराएगा कि लोब से लोब टकराएगा? लोब से लोब। नोड नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि गुब्बारे फूले हुए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ये लोब्स ऐसे फ्लैट नहीं है, ये फूले हुए, तो ये जब जाएगा ना तो ये सेंटर और सेंटर टकरा नहीं पाएगा, दूर ही रुक जाएंगे। और दूर रुक जाएंगे तो मतलब क्या चारों से चारों टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे बेटा? टकराएंगे। एक से एक टकराएगा सिग्मा, दो से दो टकराएगा पाई, और चार से चार टकराएगा तो डेल्टा बन जाएगा। तो बेटा यहां पर आपको जो बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा वो कौन सा बॉन्ड है बेटा? डेल्टा बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड कब बनता है? जब 4-4 इंटरेक्शन होता है, मतलब चार से चार टकराते हैं। अच्छा, अब इसको अपन बोर्ड पे ऐसे 3D में तो समझा नहीं सकते, तो अपन क्या बनाते हैं इधर देखिएगा, अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि बेटा ये जो चारों लोब्स हैं ये किस तरह से टकराएंगे। तो बेटा जब सामने से आएगा तो ये इससे टकरा रहा होगा, ये इससे टकरा रहा होगा, ये इससे टकरा रहा होगा, और ये इससे टकरा रहा होगा। तो जब चारों लोब एक दूसरे से टकराएंगे, भैया इसको सामने से लेके आओगे ना, तो सामने लेके आओगे तो ये वाला जो है ये इससे ओवरलैप करेगा सामने से, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा, ये वाला इससे ओवरलैप करेगा। तो बोर्ड पे अपने को इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपके ओवरलैपिंग के जो भी केसेस है वो आपके सामने बने हुए हैं, फटाफट नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ ओवरलैपिंग के बारे में समझा, और याद करिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था बीबीटी। बीबीटी में हम लोगों ने बात करी थी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी हमें समझना है। पर हमने ये देखा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओवरलैपिंग जितनी कम होगी बॉन्ड उतना वीक बनेगा। सिग्मा और पाई में से किसका एक्सटेंट ज्यादा होता है? सिग्मा का। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड अगर कहीं पर भी होगा तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से और पाई का कंपैरिजन पाई से, देखो सिग्मा और पाई के कंपैरिजन में तो सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन अब सिग्मा सिग्मा और पाई पाई के कंपैरिजन में क्या होगा उसको अब हम इसके बाद फैक्टर्स के फॉर्म में पढ़ रहे होंगे। तो अभी हमने ओवरलैपिंग पूरा डिस्कशन करा, इसमें से कुछ भी आ जाए, अगर आपको 3D में इमेजिनेशन आता है तो आप इसको आराम से 3D में इमेजिन कर सकते हैं, और नहीं आता है तो एक ही रास्ता है, टेबल याद करने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मतलब तीसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, चले अब आगे बढ़े, लिख लिया सबने ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए इसके ऊपर, ओवरलैपिंग के ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं वो फैक्टर्स वगैरह की तरफ। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, when px orbital overlaps with py orbital along x axis, when px orbital overlaps with py orbital along x axis, then the bond formed will be पहला ऑप्शन लिखेंगे सिग्मा, दूसरा लिखेंगे पाई, तीसरा लिखेंगे डेल्टा,
सिग्मा पाई डेल्टा। चौथा लिखेंगे नो बॉन्ड। करेक्ट आंसर इज नो बॉन्ड, बिल्कुल सही है। क्यों बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा? दो डिफरेंट पी है ना, दो डिफरेंट पी कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर रखेंगे इस बात को। आगे लिखें अगला क्वेश्चन। व्हेन dxy orbital, when dxy orbital overlaps with px orbital, px orbital, px orbital along y axis, then the bond formed will be, ऑप्शंस वही चारों हैं जो ऊपर है, सिग्मा पाई डेल्टा नो बॉन्ड। क्या बनेगा? पाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पाई बॉन्ड बनेगा। क्योंकि पी डी ओवरलैपिंग में जो नॉन कॉमन एक्सेस होती है, अगर उस पर ओवरलैपिंग कराया है आपने तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? पाई बॉन्ड मिल जाएगा। और पी एक्स और डी एक्स वाई में एक्स कॉमन है और वाई नॉन कॉमन, और उसी पे हमने ओवरलैपिंग करा था। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलता कि यही दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक्स एक्सेस पर, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, और अगर इसी में मैं बोलता कि जेड पर ओवरलैप कर रहे तो भी नो बॉन्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। व्हेन dxy orbital, when dxy orbital overlaps with dxy orbital, है ना, दोनों dxy हैं, overlaps with dxy orbital along z axis, then the bond formed will be, वही चार ऑप्शन है, डेल्टा। बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाला केस टेबल पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पहली बात तो जब डी डी ओवरलैपिंग, ये पीडी नहीं है, ये डीडी ओवरलैपिंग है बेटा। डीडी ओवरलैपिंग तब होगी जब दोनों डी क्या होंगे? सेम। पहली बात तो ये है ना, तो दोनों डी सेम है, और जो एक्सेस साथ में दिख रही है एक्स वाई और एक्स वाई, अगर उस पे होता तो क्या बनता? पाई। और जो एक्सेस नहीं है उस पे हो रहा है तो क्या बनेगा बेटा? डेल्टा। आप बोर्ड पे देख सकते हैं डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोगों ने लिख रखा है। डीएक्सवाई अगर जेड पर, इमेजिन करें 3D में, डीएक्सवाई कैसा बनेगा? ऐसा। दूसरा डीएक्सवाई भी कैसा बनेगा? ऐसा। और जेड एक्सिस कौन सी बेटा? ये वाली। तो जब ये सामने से आएगा और वो इधर से आएगा तो दोनों में 4 से 4 टकरा जाएंगे, और 4 से 4 टकरा जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? डेल्टा। अगला क्वेश्चन लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड? कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड? कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। पहला ऑप्शन एस, दूसरा पी, तीसरा डी, चौथा ऑल। एस, बिल्कुल पक्की बात है, एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाए। कसम खा रहा कि उसने कोर्ट में, है ना, जज सजा सुना देगा उसको कि अगर गलत कसम खाई है तो फिर, है ना, खेल खत्म है उसका। ध्यान रखिएगा। अगला केस लिखें, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल can never participate in pi bond formation? Can never participate in pi bond formation? पहला ऑप्शन लिखे डी एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन लिखे डी वाई जेड, तीसरा ऑप्शन लिखे डी जेड एक्स, चौथा लिखे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। करेक्ट आंसर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जब भी मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलूंगा मतलब इसकी बात हो रही है। जब भी मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलूंगा मतलब इसकी बात हो रही है। इसको जनरली माइनस बोल दिया जाता है, ये माइनस नहीं है, डैश है। ठीक है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। अब देखो, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता हुआ आपको नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा? इवन दो के बारे में बात चलती है कि जो डी जेड स्क्वायर है ना और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, अभी अपन ने ऑप्शन जो लिए मैंने उसके हिसाब से आपको बता दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पर ये दोनों
जो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं ना, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका कारण समझते हैं अपन लोग कि क्यों dx स्क्वायर वाई स्क्वायर या क्यों dz स्क्वायर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ध्यान सुनेगा बेटा, जब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर रहे हो तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा बनेगा, और जब dz स्क्वायर की बात कर रहे हो तो मान लो इसको z मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये dz स्क्वायर ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब पाई बॉन्ड बनना होगा तो पाई बॉन्ड के लिए 2/2 का इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब 2 से 2 टकरानी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, इससे टकराने के लिए मान लो कोई ऑर्बिटल p का ऑर्बिटल ऐसे आ गया, p ऑर्बिटल pz वाला आ गया, तो बेटा आपको क्या दिखेगा कि जब ये आएंगे तो ये और ये टकरा रहे होंगे। पर एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, वो लोब्स में नहीं होती, लोब के बाहर होती है, लोब के बाहर होती है। अब जिनको एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक ठाक आता है तो वो ये बात समझ पा रहे होंगे। तो इसमें लोब्स के बाहर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और लोब्स के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो जब ओवरलैपिंग होगी तो पहले बात तो पाई बॉन्ड वैसे ही वीक है, ये पाई बनने वाला है ना, सिग्मा के मुकाबले पाई में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वैसे ही कम है, और उस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो कम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहे हैं वो और भी कम हो रहे हैं। भैया ये भी इलेक्ट्रॉन अगर ओवरलैपिंग में जाता तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल या दो एटम के बीच में आएंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग हो रही होगी। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो जरा सा है, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ है, बाहर घूम फिर रहा है। ठीक है, तो जिसको ओवरलैपिंग करनी है, जब वो ओवरलैप करने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो पाई बॉन्ड पहले से ही वीक था, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये पाई बॉन्ड इतना वीक हो जाता है कि ऐसा पाई बॉन्ड बनना पसंद ही नहीं करेगा। तो इसीलिए डीजेड स्क्वायर कभी भी पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आते हैं डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पर, ध्यान सुनिएगा बेटा, इसको अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो पहली बात, या तो आपका ऑर्बिटल ऐसे आना चाहिए या फिर आपका ऑर्बिटल ऐसे आएगा। दो ही तरीके, या तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी या फिर साइडवाइज होगी। बेटा एंड टू एंड ओवरलैपिंग तो ये कर लेगा, तो एंड टू एंड करेगा तो कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा। तो अभी तो हमें कौन से बॉन्ड की बात चल रही है, पाई, तो इसको तो उड़ा दिया सबसे पहले मैंने। अब मान लो ये पाई बॉन्ड बनाने आया, ऐसे आया, तो क्या 2 से 2 टकरा पाएंगे या ये पहले ही रोक देगा, बेटा पहले ही रोक देगा, वो तो जीरो ओवरलैपिंग बन जाएगी ना। ये रुक जाओ भाई, ये जब ऐसे आएगा तो ये तो ऐसी कहानी हो जाएगी, और ये कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, जीरो, और जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी तो बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। और फिर एक कंडीशन क्या बनती कि इसको सामने से यूं ले आए, सामने से जब यूं लाएंगे तो मुझे बताइए इसमें जो ये पूरा एक डब्बा है, ध्यान रखना, ये पूरा एक डब्बा है, एक ऑर्बिटल है। थोड़ी देर के बाद क्या है कि कुछ आ सकते हैं, ऐसा होता है कई बार, ऐसे है ना, चमत्कारी बच्चे मिल जाते हैं जो ऐसे आके बोलते हैं, सर सर एक ऑर्बिटल ऐसे ले आए तो यहां से बन जाएगा सिग्मा, एक ऑर्बिटल ऐसे ले आए तो यहां से क्या बन जाएगा, पाई। अब ये डब्बा ही एक है, ये वो जो 5D के डब्बे दिखाते हो उनमें से एक डब्बे का डायग्राम ऐसा है, तो एक डब्बा एक ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे तो सिग्मा बनवा लो। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले तो इधर से सिग्मा बनवा लिए, इधर से आए तो पाए बनवा लिए, कृपया ऐसा ना करें। ऐसा किसी ने करा, बाहर आके पूछा तो यूं, ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए, सिग्मा वाली बात खत्म करते हैं क्योंकि हम पाए पे बात कर रहे हैं। सिग्मा तो ये बना सकता है, पर पाए में दिक्कत क्या आएगी, ध्यान से देखिएगा। पाए में अगर मैं इसको सामने से लेके आऊंगा तो बेटा इसकी भी, ये पूरा एक डब्बा है, एक डब्बे में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और वो एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सब जगह फैली हुई है। तो मुझे बताइए, जो लोब इंटरेक्शन में आएगा उसके पास पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी। पाई बॉन्ड पहले से ही वीक है, और उसमें जो ओवरलैपिंग होने वाली है वो और कम होने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो बेटा ऐसा भी पाई बॉन्ड बनना पसंद नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल होते हैं डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर डीजेड स्क्वायर, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस क्या आ रहा है, तो अब हम लोगों को ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, अभी सिग्मा ही लिखा हुआ है, पाई कर देते हैं इसको। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में बात करें बेटा, देखो ये फैक्टर हम लोगों ने पहले लिखा था, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और ये डिफरेंसेस मैं आपको कुछ बता नहीं रहा हूं, आपको पहले से पता होने चाहिए। देखिए ये किससे बनेगा बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग से। ये किससे बनेगा बेटा, साइड वाइज। एसएस एसपीपीपी से सिग्मा बॉन्ड बनता है, पी पाई डी पाई, या कभी कभार डी पाई। थर्ड टाइप का जो है उससे क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अब ये वाली बात आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुन लेते हैं कि भैया सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है और इसके अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं, सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी नोट्स में लिख चुके हैं। क्या हो गया इसमें? हाँ, नॉट पॉसिबल पता है ना अपने को, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिग्मा के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, पाई में नहीं होता, ये बात आप ऑर्गेनिक में सीख ही लेते हैं, तो इसमें अब कुछ भी नया नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी बातें समझने के बाद हम लोग आ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। बस एक नोट बना लेना आप लोग, अभी ये जो टेबल अपन ने बनाया ना, इस टेबल में नोट बनाएंगे और वो नोट क्या होगा, ध्यान सुनना, नोट होगा सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए भाई कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो हाँ बात सही है। और क्यों होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी बेटा, ज्यादा। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। चलिए ना, अब ये सारी बातें सीखने के बाद बेटा हम लोग आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। अब यहां पर हमें बॉन्ड्स के बारे में सीखना है। देखो एक बात ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला था इस पूरे चैप्टर में जो भी बात चलेगी, ध्यान सुन लीजिएगा, इस पूरे चैप्टर में जो भी बात चलेगी वो चलेगी दो तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में, दो तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में। या तो मॉलिक्यूल डायटोमिक होगा या फिर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक होगा। मुझे बताइए डायटोमिक में हम कौन सी थ्योरी प्रेफर करने वाले थे, वीबीटी और एमओटी, और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन। अभी अपन किसके ऊपर अटके हुए हैं बेटा, वीबीटी। वीबीटी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डायटोमिक। अब डायटोमिक में क्या होगा कि जो दो एटम्स होंगे उनके बीच में या तो सिग्मा बना होगा या उनके बीच में पाई भी हो सकता है। तो बेटा जब भी अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आएगी कि भैया ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करिए, सी डी का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करिए, एक्स वाई का बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करिए, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि इन तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर बॉन्ड स्टेबिलिटी का भी होगा और वही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का भी होगा। ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आइए इस पे बात करते हैं। पहला फैक्टर आ जाता है जो, वो है बेटा शेल नंबर। ध्यान सुनेगा, पहला फैक्टर कौन सा ले रहे बेटा, शेल नंबर। शेल नंबर कहने का मतलब क्या, इधर ध्यान देखिए बेटा, अगर शेल नंबर बढ़ता है, ध्यान सुनना, शेल नंबर बढ़ता है तो क्या शेल नंबर बढ़ने से साइज बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अच्छा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस पे जाइएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है बेटा? हाँ। अच्छा मुझे बताइए, अगर शेल नंबर बढ़ रहा है तो दो एटम जिन जिनका शेल नंबर बढ़ रहा है उसका साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। दो एटम अगर पास पास होंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा और दो एटम जितने दूर जाते जाएंगे बॉन्ड उतना वीक होता जाएगा। तो बेटा शेल नंबर बढ़ने से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बताइए एटम पास आएंगे कि दूर जाएंगे? बेटा दूर जाएंगे। और अगर एटम्स के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। तो शेल नंबर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आइए इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 सपोज ऐसा कुछ एग्जांपल दिया गया और बोला गया कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी। ध्यान सुनना, ये क्या लिखा है 1 - 1, ये क्या लिखा है 2 - 2, ये क्या लिखा है 3 - 3, ये क्या लिखा है 4 - 4, सबका आंसर 0। ऐसा क्या है? ये क्या है? ये 1 क्या है? तो वो माइनस क्या है? वो सिग्मा बॉन्ड है। वो डैश, वो सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ध्यान सुनना मेरी बात को, है ना। ये किसको दिखा रहा है बेटा? सिंगल बॉन्ड को दिखा रहा है। अब देखो ध्यान सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आया कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ और बोला 1 1 2 2 3 3 4 4, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे रीड करना है वो समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे ना तो बाकी सब लॉजिक फालतू है, ठीक है। तुक्का लग जाए तो लग जाए, अपने को क्वेश्चन को समझने की रीड कैसे करना है। मुझे बताइए यहां पर दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? सिग्मा। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा ही होगा। दो एटम के बीच में क्या दिख रहा है? सिग्मा। दो एटम के बीच में सिग्मा, दो एटम के बीच में सिग्मा। क्या आप डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिग्मा का कंपैरिजन डायटोमिक मॉलिक्यूल के सिग्मा से
डायटोमिक मॉलिक्यूल के सिग्मा से, डायटोमिक मॉलिक्यूल के सिग्मा से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। पहली बात आपने देखा कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल देखते ही दिमाग में वीबीटी या एमओटी आ जाना चाहिए। अभी एमओटी अपन ने पढ़ा नहीं, तो अभी तो आपको सिर्फ एक ही चीज पता है, वो है वीबीटी। और देखो ध्यान से, क्या सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेटा हो रहा है। डायटोमिक में जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो या पाए का कंपैरिजन पाए से हो, सिग्मा का सिग्मा से या पाए का पाए से, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हमें वीबीटी लगाना है। क्या लगाना है? वीबीटी। और वीबीटी में बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी का सबसे पहला फैक्टर क्या लगेगा बेटा? शेल नंबर। आइए शेल नंबर की बात करें, मुझे बताइए 1 1 शेल नंबर है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेटा बढ़ रहा है। शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। एटम पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। एटम जितने नजदीक होंगे बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, एटम जितने दूर होंगे बॉन्ड उतना वीक होगा। दूरियां बढ़ती जाएंगी, बॉन्ड वीक होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर एक और एग्जांपल के ऊपर बात कर लें सपोज, या दूसरा फैक्टर ले लेते हैं पहले। सेकंड नंबर का जो फैक्टर हमें समझना है वो फैक्टर आता है बेटा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, या फिर ऐसा बोल दूं कि नेचर ऑफ ऑर्बिटल। याद करिएगा हम लोगों ने गोला फेंक और भाला फेंक की बात करी थी, तो वो गोला फेंक और भाला फेंक को अभी हमने डिस्कस नहीं करा, बस हमने उसको फ्लो चार्ट में पढ़ा था। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग लिखा था एक तो उसके अंदर फ्लो चार्ट में, और एक लिखा था नेचर ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अपन ने पिछले लेक्चर में और आज वही डिस्कस किया, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। पहली बात, ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल कब काम में आएगा? जब पहला वाला फैक्टर लग ना पाए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपने बोला शेल नंबर 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 4 4 है, इसका शेल नंबर इससे अलग है, इसका शेल नंबर इससे अलग है। लेकिन मान लो कभी ऐसा होता कि यहां भी 2 2 होता, यहां भी 2 2 होता, यहां भी 2 2 होता और यहां भी 2 2 होता, उस समय पे शेल नंबर तो क्या हो जाता? सेम। अब शेल नंबर ही सेम हो गया तो फिर बाकी सब तो खेल ही खत्म हो गया, तो फिर पहला फैक्टर आपके काम में नहीं आएगा। तो फिर व्हेन शेल नंबर इज सेम, जब शेल नंबर सेम होता है ना, तो उस समय पे आपको क्या देखना होता है बेटा? दूसरा फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या होता है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा, याद करिए दो तरह के ऑर्बिटल होते थे, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। एस का शेप स्फेरिकल, कैसा? नॉन डायरेक्शनल। और पीडीएफ कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। क्या डायरेक्शनल में पेनिट्रेशन या ओवरलैपिंग ज्यादा होगी या नहीं होगी? बेटा होगी। और नॉन डायरेक्शनल में ओवरलैपिंग या पेनिट्रेशन कम होगा। तो आइए, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया, और एग्जांपल है बेटा 2s 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 2p और 2p 2p। ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए इसको पहले रीड करना सीखिए। क्या ये दो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बेटा कर रहा है। ये भी दो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी दो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले एटम का अनपेड इलेक्ट्रॉन 2s में, दूसरे का भी 2s में, उन्होंने आपस में ओवरलैप करा। 2s 2p ने ओवरलैप करा, 2p 2p ने ओवरलैप करा। मुझे बताइए क्या इसे मैं ऐसा बोलूं कि डायटोमिक के बीच में कौन सा बॉन्ड है? बेटा सिग्मा। डायटोमिक में सिग्मा, डायटोमिक में सिग्मा। डायटोमिक मॉलिक्यूल में जब भी बात होगी तो आपको वीबीटी काम में आएगा या हाइब्रिडेशन काम में आएगा? वीबीटी। पहली बात तो ये समझ लिए, डायटोमिक में जब भी सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से हो, सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए हमें क्या लगाना है बेटा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब मुझे बताइए वीबीटी का पहला फैक्टर कौन सा बेटा? शेल नंबर। यहां पर शेल नंबर क्या है? 2 2 2 2 2 2। शेल नंबर क्या हो गया? सेम। शेल नंबर सेम हो गया, इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो अभी भी अलग होगी। और उसको पता लगाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा बेटा? नेचर ऑफ ऑर्बिटल। मुझे बताइए एस कैसा है? डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? बेटा नॉन डायरेक्शनल। एस कैसा है बेटा? नॉन डायरेक्शनल। एस कैसा है बेटा? नॉन डायरेक्शनल। पी कैसा है बेटा? डायरेक्शनल। पी कैसा है बेटा? डायरेक्शनल। पी कैसा है बेटा? डायरेक्शनल। मुझे बताइए नॉन डायरेक्शनल में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी या पेनिट्रेशन होगा वो क्या होगा? कम। डायरेक्शनल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? ज्यादा। और ये दोनों के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएगा आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का। एस के मुकाबले पी की ओवरलैपिंग ज्यादा, पी के मतलब एस के मुकाबले एसपी की ओवरलैपिंग ज्यादा, एसपी के मुकाबले पीपी की ओवरलैपिंग ज्यादा। लेकिन कब? ये बहुत जरूरी बात है। मान लो ऐसा होता, कैसा होता? ऐसा होता। हाँ, अब ये मत बोलना कि सर ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल नहीं। पहला फैक्टर इज शेल नंबर। जिसका शेल नंबर कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ, अगर शेल नंबर सेम कर दें तब जाके ये एस 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 पी पीपी या डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल काम में आएगा। नोट करिए इन दोनों फैक्टर्स को। आगे बढ़ते हैं एक और तीसरे फैक्टर पे।
पहले नोट डाउन बेटा। चलिए ना, अब पहले काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ, ठीक है। पहले क्या क्या क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकते हैं, एक बात समझ लो यहाँ पर जरा ध्यान से। एक तीसरा फैक्टर अभी हमारे पास बचा हुआ है, वो तीसरा फैक्टर क्या आएगा बेटा, लोन पेयर, ठीक है। लोन पे रिपल्शन। लेकिन एक बात देखिए, अभी तक यहाँ पर ये जो आपको मैंने बोला है कि 1-1 में सिग्मा बॉन्ड है, 2-2 में सिग्मा बॉन्ड है, या 2s में सिग्मा बॉन्ड है, या 2p में सिग्मा बॉन्ड है, आपको एग्जाम में मेनली जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ऐसा 1-1 2-2 नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन आपको एटम्स को लेके आएगा, जैसे HH का बॉन्ड, HF का बॉन्ड, HCl का बॉन्ड, HBr का बॉन्ड। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ऐसा 1 2 3 लिख के नहीं आता जनरली। क्वेश्चन में क्या आते हैं, एटम्स आते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बना के देगा आपको। लेकिन अगर मॉलिक्यूल को हटके ऐसे 1 2 3 4 में क्वेश्चन दे दिया तो हमें कम से कम इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। हम लोग मेनली जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो ऐसे कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इस तरह से एटम्स के फॉर्म में करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए हमको पहले इसको डिस्कस करना है। तो पहले मैं वैसे क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर हम लोग थर्ड फैक्टर पे, लोन पेयर पे चलेंगे, जहां हम लोग एटम्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, which of the following bond is strongest, which of the following bond is strongest, which of the following bond is strongest? ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अच्छा, इसी में अगर ध्यान से नो है ना, अब इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन तीनों लिख तो नहीं रहे, बट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताइए, इसमें अगर पूछा जाता वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। और आपसे बोल सकता था इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी या बॉन्ड एनर्जी। बात वही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बनेगा वही बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा, वही बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर बनेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, which of the following bond is strongest, is strongest amongst the following, which of the following bond is strongest amongst the following? करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन, 2p2 पे, बिल्कुल सही है। पहला फैक्टर क्या देखेंगे बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, शेल नंबर। पहला फैक्टर क्या देखेंगे, शेल नंबर। तो बेटा इसमें दो तरह के शेल नंबर है, 2-2 और 3-3। 2-2 वाले बॉन्ड जो होंगे वो कंपेरेटिवली ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग, और ये वाले दोनों बॉन्ड क्या होंगे, वीक, क्योंकि जिसका शेल नंबर कम है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। अब अगर इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मुझे बताइए, इन दोनों के शेल नंबर सेम है या अलग अलग है, बेटा सेम है, इन दोनों के फर्स्ट और सेकंड के। जब शेल नंबर सेम हो जाता है तब आपको क्या देखना होता है बेटा, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल नेचर। और बेटा इसके पास डायरेक्शनल नेचर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, इन चारों का ऑर्डर बनाइए बॉन्ड स्ट्रेंथ का, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन्हीं चारों का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बताइए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है बेटा, बी। उससे वीक कौन होगा, ए। उससे वीक कौन होगा, डी। और उससे वीक कौन होगा, सी। ये ऑर्डर आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलू, बॉन्ड स्टेबिलिटी बोलू, बॉन्ड एनर्जी बोलू, बात एक ही है। जिस तरह से अपन ने बी और ए का ऑर्डर बनाया वैसे डी और सी का ऑर्डर भी बन जाएगा, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल के बेसिस पे। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। और क्या क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है, क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, डिटरमाइन, डिटरमाइन which of the following bond is, determine which of the following bond is least stable, which of the following bond is least stable? चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑप्शन सेकंड कौन सा, फोर्थ, बताओ, देख लो, सोच लो।
अंदर मन में सोच लिया सबने? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर फोर्थ है। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है ना? तो शेल नंबर यहां काम नहीं करेगा, ध्यान सुनना। एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? सिग्मा। एसएस ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा। और पीपी से सिग्मा भी बन सकता है और पीपी से पाई भी बन सकता है। जब उसको पीपी से पाई बनाना होगा तो साइड वाइज या कोलेटरल लिख के देगा। अगर उसने सिर्फ पीपी दे रखा है, कोई साइड वाइज या कोलेटरल नहीं लिख रखा है, तो आपको मान के ही चलना है कि कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? सिग्मा। ध्यान रखिएगा, ये तीनों बॉन्ड कौन से? सिग्मा। और ये बॉन्ड कौन सा है? पाई। सिग्मा बॉन्ड विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेल नंबर। जो हमने शेल नंबर वगैरह वगैरह पढ़ा ना, वो कब लगाना है? जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा होगा या पाई का कंपैरिजन पाई से हो रहा होगा। सिग्मा और पाई के कंपैरिजन में सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग और पाई हमेशा वीक। जैसे इधर पीछे वाली स्लाइड देखिए, मुझे बताइए एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। एसपी ओवरलैपिंग से क्या बनता है? सिग्मा। पीपी से सिग्मा भी बन सकता था, पाई भी बन सकता था, कुछ भी नहीं दिया मतलब सिग्मा मान के चल रहा है। जब उसको पाए बनवाना होगा तो साइड वाइज या कोलेटरल लिख के देगा। क्या यहां पर आप सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा? कर रहे हो। क्या यहां पर भी आप सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो तब ये फैक्टर्स लगेंगे, या फिर पाई का कंपैरिजन पाई से हो तो ये फैक्टर्स लगेंगे। लेकिन अगर सिग्मा और पाई का कंपैरिजन करेंगे, सिग्मा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, पाई ऑलवेज वीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अलग से इसलिए तो लिख के दिया, ऐसे बना के दूंगा तो इसका मतलब क्या समझोगे? भाई समझोगे? बूझे नहीं बूझे? ठीक है, तो ये जो केस आप सोच रहे हैं इसके लिए इंतजार करें, अभी एमओटी बची हुई है, उसमें भी तो कुछ पढ़ेंगे। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना मिला है, सही समय का इंतजार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस आ रहा है हमारे सामने, अभी तक हमने दो फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करा। पहला फैक्टर कौन सा था बेटा? शेल नंबर। दूसरा फैक्टर कौन सा था बेटा? नेचर ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें हमने डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल की बात करी। ठीक है, अब तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं। तीसरा फैक्टर क्या रहने वाला है, आइए उस पर बात करते हैं। और मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, वो इसी थर्ड फैक्टर के ऊपर आता है ना। मैंने बोला एग्जाम में ये जो अपन 1 2 3 4 टाइप की बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि भाई HF या HCl या कार्बन कार्बन का बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, ऐसा आएगा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेनली आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसमें दो फैक्टर काम में आएंगे आपको। पहला आएगा शेल नंबर, ये काम में नहीं आएगा, ये तभी लगाना है जब आपको ऐसे SSPP लिख दे, तब जाके आप डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल देखना। वरना मेनली आपका जो काम होगा वो फर्स्ट नंबर का फैक्टर और थर्ड नंबर के फैक्टर से होगा। थर्ड नंबर के फैक्टर में हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है बेटा? नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये बात बताइए पहले मुझे, लोन पेयर्स की बात करते हैं और ये फैक्टर कब लगाना है, कहां लगाना है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको फोन के बारे में जानकारी है कि नहीं है बेटा? है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जब करते तो, हालांकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन याद करने के लिए अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फोन अपन सुन लेते हैं तो यहां भी पता रहता है। पहली बात, लोन पेयर वाला जो फैक्टर होगा ना, वो अप्लाई होगा ओनली फॉर फोन। केवल और केवल फोन के लिए अप्लाई करना है। फोन के लिए अप्लाई करना है मतलब इधर देखो, क्या इसमें फोन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, एफ दिख रहा है। क्या इसमें फोन दिख रहा है? नहीं। तो इस पे भले लोन पेयर दिख भी रहे हो तो भी लोन पेयर काउंट नहीं किए जाएंगे। लोन पेयर अगर किसी पे काउंट किए जाएंगे तो हमेशा किस पे काउंट किए जाएंगे? फोन पर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि फोन का साइज छोटा है और छोटे साइज में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं तो वहां रिपल्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द लार्जर साइज। तो बेटा इसीलिए ध्यान रखें, फोन पे ही लगेगा क्या? लोन पेयर रिपल्शन। पहली बात है। दूसरी बात, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि फोन पे लगेगा और उसका कारण, फोन पे मतलब पेटीएम भी लग सकता है, भीम यूपीआई गूगल पे भी लग सकता है, पर फोन पे लगेगा क्या? लोन पेयर रिपल्शन। सुने अभी एक बात सुने, इन्हीं पे क्यों है उसका एक और कारण मैं आपको बताता हूं, वो कारण समझिएगा। हमने कोवेलेंसी पढ़ी थी बेटा कुछ दिन पहले, ठीक है ना। कोवेलेंसी में हमने क्या बोला था कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 और 2p3, ऑक्सीजन का जो है वो है 2s2 और
2p4 और फ्लोरीन का जो था वो क्या था बेटा 2s2 और 2p5। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन के ग्रुप के नीचे वाला मेंबर लेता हूं फास्फोरस, उसकी भी कहानी ऐसी होगी, बस वो 3s2 3p3 होगा, ऑक्सीजन का होगा 3s2 3p4, फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन, वो होगा 3s2 3p5। इसके पास क्या अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड करने का कोई रास्ता होता है क्या? नहीं। इसके पास अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड करने का कोई रास्ता होता है क्या? नहीं। इनके पास ये कोवेलेंसी एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए इनके पास तो हमेशा लोन पेयर रहेंगे ही रहेंगे। बेटा नाइट्रोजन के पास किसी भी कंडीशन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेंगे ही रहेंगे, और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर रहेंगे ही रहेंगे। अगर मैं इसको नाइट्रोजन के बदले फास्फोरस कर देता तो हो सकता है उसके पास लोन पेयर हो, और हो सकता है कि उसके पास लोन पेयर ना भी हो, ऐसे ही सल्फर, ऐसे ही क्लोरीन। तो इसीलिए एक तो उनका साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फैल जाएगा, तो रिपल्शन उतना पावरफुल होगा नहीं, और दूसरा कारण है कि उनके पास कोवेलेंसी एक्सपांड करने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए उस पर लोन पेयर दिखे या ना दिखे आपको मान के चलना है कि वहां लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर रिपल्शन सिर्फ काम करेगा 3 एलिमेंट्स पर, और वो तीन एलिमेंट्स कौन है बेटा? फोन। क्या ये तीनों एलिमेंट सेकंड पीरियड के हैं या नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? शेल नंबर देखा अपन ने, शेल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ ना कुछ आएगा, वो एलिमेंट देखकर पता चलेगा कि हाइड्रोजन है कि फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि क्या है कि क्या नहीं है। और जैसे ही शेल नंबर 2 दिखा, 2 दिखते ही दिमाग में फोन आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? फोन। क्योंकि अगर शेल नंबर 2 है तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि उस शेल नंबर 2 में लिथियम है कि बेरिलियम है कि बोरॉन है कि कार्बन है, क्या दिया हुआ है। अगर उनमें फोन दिया हुआ है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा यहां पर लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्शन वाला फैक्टर काम में आ सकता है। आइए देखते हैं, पहले इस फैक्टर को समझते हैं फिर और आगे बातें करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना, ठीक है, मान लो ये एक एटम ए है, मान लो ये एक एटम बी है, इन दोनों को बॉन्ड बनाना है, ठीक है, इसके पास एक एक लोन पेयर है। मान लो ये एक एटम ए और बी है, इनके पास कितने लोन पेयर है बेटा? 2 और ये बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे की तरफ ओवरलैप करने आ रहे हैं। तो मुझे बताइए ये लोन पेयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे तो एटम पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? वीक होगा। और मुझे बताइए ज्यादा वीक कब होगा? जब ये एक एक रिपेल कर रहे होंगे या 2 रिपेल कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ज्यादा रिपल्शन, और जितना ज्यादा रिपल्शन एटम उतने दूर जाएंगे, एटम जितने दूर जाएंगे बॉन्ड उतना वीक बनेगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने से लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने से रिपल्शन बढ़ेगा तो एटम दूर जाएंगे तो बॉन्ड क्या होता जाएगा बेटा? वीक होता जाएगा। अब देखो एक और बात सुने, एक बात बताना, इसमें लोन पेयर रिपल्शन है या नहीं है? इसमें लोन पेयर रिपल्शन है या नहीं है? मुझे बताइए यहां पर लोन पेयर रिपल्शन है या नहीं है? नहीं है। कहां है लोन पेयर? जबरदस्ती है। मुझे बताइए यहां पर लोन पेयर रिपल्शन है या नहीं है? क्यों नहीं है? एक ही तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन कहां से आएगा? अब बताइए लोन पेयर रिपल्शन है या नहीं है? है? नहीं है। लोन पेयर रिपल्शन तब काउंट होगा जब दोनों के पास लोन पेयर हो, क्योंकि बॉन्ड करने के लिए इन दोनों को रिपेल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों है। इसका लोन पेयर इसको रिपेल करके बॉन्ड में क्या कर लेगा? तो बॉन्डिंग तो जिन 2 एटम्स के बीच में हो रही है ना, उन दोनों के पास लोन पेयर होना चाहिए, तभी उसको क्या काउंट किया जाएगा बेटा? लोन पेयर रिपल्शन। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसी के बेसिस पे, ताकि हमें बातें और क्लियर हो सके। अब देखिए पहला एग्जांपल आपको दिया गया, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा कार्बन का सिंगल बॉन्ड, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, और बोला कि आपको यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी चेक करनी है। बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी में से कुछ भी बोला जाए, तीनों का ऑर्डर हमेशा क्या रहने वाला है? सेम। मुझे एक बात बताओ,
पहली बात, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो अपने को समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन वीबीटी का है कि एमओटी का है कि हाइब्रिडाइजेशन का, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कहीं पर भी कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा के आ जाओगे तो यहीं पाए जाओगे। ठीक है, मुझे बताइए क्या ये दो आइटम्स के बीच में सिग्मा है या नहीं है बेटा? है। क्या यहाँ भी दो आइटम के बीच में सिग्मा है या नहीं है बेटा? है। क्या दो आइटम के बीच में सिग्मा है या नहीं है? डायटोमिक में जब भी सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से होगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वीबीटी। अब मुझे बताइए वीबीटी का पहला फैक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? शेल नंबर। पहला फैक्टर क्या पढ़ा बेटा? शेल नंबर। मुझे बताइए अगर शेल नंबर की बात करूं तो क्या इसका शेल नंबर 22 है या नहीं है बेटा? है। क्या इसका शेल नंबर भी 22 है या नहीं बेटा? है। और क्या इसका शेल नंबर भी 22 है या नहीं बेटा? है। सभी का शेल नंबर अगर अलग अलग होता, किसी का शेल नंबर कम होता तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होता, किसी का शेल नंबर ज्यादा होता तो वो बॉन्ड वीक होता, लेकिन अभी शेल नंबर क्या हो गया? सेम। जैसे शेल नंबर सेम हुआ, आपको ये डायरेक्शनल वायरेक्शनल देखने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्शनल तब देखना जब ऐसे एसपीडीएफ लिख के दिया जाए, वरना यहां पर आपको सीधे सीधे एटम दिए हुए तो आप सीधे सीधे लोन पेयर रिपल्शन पे चले जाइए। मुझे बताइए शेल नंबर सेम है, क्या इनमें से किसी का शेल नंबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, सभी का है। जैसे ही शेल नंबर 1 2 3 4 5 में से 2 दिख जाए, 2 दिखते ही दिमाग में फोन आ जाना चाहिए, क्योंकि फोन के अंदर ही आपको क्या मिलेगा बेटा? लोन पेयर रिपल्शन। मुझे बताइए अगर हम यहां पर लोन पेयर की बात करें तो इस पे 0 0 लोन पेयर होंगे बेटा, कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है? एक। चाहे यहां दिखाए चाहे ना दिखाए, आपको मान के चलना है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है बेटा। यहां पर 1+1 लोन पेयर है, यहां पर 2+2 लोन पेयर है। मुझे बताइए यहां पर लोन पेयर रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। यहां पर लोन पेयर रिपल्शन लगेगा क्योंकि दोनों पे लोन पेयर है, और यहां पर भी लोन पेयर रिपल्शन लगेगा क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है। क्या इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे कि कम हो रहे बेटा? बढ़ रहे। नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे, तो मुझे बताइए लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा कि कम हो जाएगा बेटा? बढ़ेगा। और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड का स्टेबिलिटी, बॉन्ड का एनर्जी कम होता जाएगा। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन उससे वीक होगा, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन उससे भी वीक होगा। एक बात बताइए, कैटिनेशन, कैटी कौन दिखाता सबसे ज्यादा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, वही एटम्स तो एक दूसरे के साथ लगातार 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 चेन बना पाएंगे। तो कार्बन कार्बन का कैटिनेशन पावर बहुत तगड़ा है। इस तरह की बात हो रही है यहां पर, नोट करिए इसमें, और आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें अभी कुछ और चीजें बताता हूँ इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे, पहले यहां तक लिख लें आप। चलो बेटा ना, अब ये जो पहला वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है ना, इसके बारे में और कुछ बातें करता हूं, यहां पर ध्यान सुनना है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में और किन किन तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, पहले वो समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको रीड करना है क्वेश्चन को। बेटा इसी को अगर मैं ऐसा लिख के देता एग्जाम में, बताइए अब, क्या ये सेम है कि अलग है? सेम है। क्यों सेम है? क्यों सेम है? क्यों सेम है? क्योंकि यहां दो कार्बन है।
यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? सेम बनेगा। खेल हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना सीखना है बेटा, क्योंकि आपने किसी और का कॉन्सेप्ट किसी और के सर पे दे मारा तो बेहोशी होगा वो, तो फिर दिक्कत देगा आपको, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये और ये अलग अलग चीजें बेटा। N2 लिखने का मतलब होता है उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर आप बताइए क्या ये डायटोमिक है कि नहीं है? क्या ये डायटोमिक है कि नहीं है? इस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी इसके बारे में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये दो आपको पता है, इसलिए इस पर बात कर लेते तो आपको समझ आ जाएगा एक बार। ये दोनों डायटोमिक है, वो भी डायटोमिक है, पर वहां पर हम किसका कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? सिग्मा का सिग्मा से। यहां पर यहां सिर्फ सिग्मा का कंपेरिजन सिग्मा से नहीं हो रहा है, या सिर्फ पाई का कंपेरिजन पाई से नहीं हो रहा है। यहां पर एक सिग्मा 2 पाई का कंपेरिजन एक सिग्मा 1 पाई से हो रहा है। ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आपको जो इस्तेमाल करना होगा वो क्या इस्तेमाल करना होगा? एमओटी। डायटोमिक के लिए भी एमओटी, और है ना, मतलब डायटोमिक में मतलब वीबीटी भी यूज होता है और एमओटी भी यूज होता है, लेकिन वीबीटी कब यूज करना है? जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से या पाई का कंपैरिजन पाई से। लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब सिग्मा पाई कुछ भी आ जाए और मल्टीपल से कंपैरिजन हो जाए तो ऐसे केसेस में आपको वीबीटी काम नहीं आएगा। आपको क्या काम आएगा बेटा? एमओटी। वो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ये और वो सेम नहीं है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अच्छा चलिए आगे एक और बात करता हूं। तो क्वेश्चन कितने तरीके से फेंक के मारेगा वो पता होना चाहिए, अगर वो पता है तो फिर काम आसान हो जाता है एग्जाम में, वरना फिर भटकते रहेंगे, हर साल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते रहेंगे। क्या ये और वो जो हमने इनिशियली क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है वो सेम है? क्या सेम है? सोच लो। इस बार मैंने मार्क करके दे ही दिया आपको, अरे मार्क करके दे दिया है ना। तो क्या आप सीसी का सिंगल बॉन्ड कंपेयर कर रहे हो? हाँ। क्या आप एनएन का सिंगल बॉन्ड कंपेयर कर रहे हो? हाँ। क्या आप ओओ का सिंगल बॉन्ड कंपेयर कर रहे हो? हाँ। वैसे दोनों चीजें अलग है, पर आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? यहां डायटोमिक है, ये पॉलीएटॉमिक है। ई का है पॉलीएटॉमिक। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? हाइब्रिडाइजेशन का लगेगा। समझ रहे हो बछुआ? यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन हमें अभी जो मार्क करके दे रखा है वो सीसी का सिंगल बॉन्ड दे रखा है, तो हम इसे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, या ऐसा बोल दें दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है, तो आप इस पे बीबीटी लगा दोगे तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ तो सिंगल का कंपैरिजन सिंगल से या सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है, यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल, सपोज आपको दिया गया HF HCl HBr और HI। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी के ऊपर अभी एक क्वेश्चन रिसेंटली जो जेई मेंस हुआ है अभी उसमें भी आया था, पिछले साल भी एक क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, तो क्वेश्चन यहां से आते रहते हैं। HF HCl HBr HI, मुझे बताइए मॉलिक्यूल को देख के बताइए, आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस आप वीबीटी में पढ़ेंगे, एमओटी में पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भी इस तरह की बातें करेंगे। मुझे बताइए पहली बात, ये मॉलिक्यूल को देखकर पहचानो डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है? डायटोमिक। अच्छा डायटोमिक में मुझे बताइए इस बार इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या मैंने बॉन्ड्स ओपन करके दिए थे कि नहीं दिए थे? बेटा दिए थे, क्योंकि इसमें अगर बॉन्ड क्लोज करके दिया तो उसका मतलब कुछ और होता है, और बॉन्ड ओपन करके दिया तो उसका मतलब कुछ और होगा, वो दिख रहा है आपको, ठीक है? मुझे यहां बताइए, यहां पर मैंने बॉन्ड ओपन करके दिया या क्लोज करके दिया? क्लोज। इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, और इतनी उम्मीद है कि सबको एचएफ का मतलब पता होगा कि एचएफ में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल।
HCl में सिंगल, HBr में सिंगल और HI में सिंगल। इसमें बॉन्ड ओपन करके देता है या क्लोज करके देता है, इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, लेकिन यहां पर अलग अलग केसेस पॉसिबल थे, इसलिए उसको अगर सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से कराना होगा तो वो ऐसे ओपन करके देगा, और अगर उसे सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से नहीं कराना होगा तो वो ऐसे क्लोज करके देगा। अच्छा मुझे बताइए क्या यहां पर ये डायटोमिक है या नहीं बेटा? है। क्या सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। दिमाग में कौन सी थ्योरी आएगी बेटा? वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर क्या है बेटा? शेल नंबर। मुझे बताइए क्या इसका शेल नंबर 1 2 1 3 1 4 1 5 है या नहीं है? क्या कहीं पर शेल नंबर 2 दिख रहा है? क्या 2 दिखते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए बेटा? फोन। क्या फोन में से कोई है या नहीं है? फोन में से कौन है यहां पर? फ्लोरीन। क्या उसके पास लोन पेयर होते हैं बेटा? हाँ। अब मुझे बताइए वैसे अगर मैं शेल नंबर के हिसाब से चलूं, पहला फैक्टर, क्या शेल नंबर सेम है कि अलग है? अलग है। जिसका शेल नंबर कम उसमें एटम पास, एटम पास तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जिसमें शेल नंबर ज्यादा एटम दूर, एटम दूर तो बॉन्ड वीक। मतलब ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो वीक होना चाहिए। पर क्या यहां पर लोन पे रिपल्शन है या नहीं है? नहीं है। ना चॉल्वे यहां लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। कुछ याद आ रहा है? लोन पेयर रिपल्शन के लिए दोनों एटम के पास लोन पेयर होना। अरे इसका लोन पेयर जब इसको खुद को रिपेल करेगा तो उससे इसके बॉन्ड पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बॉन्ड पे तो तब फर्क पड़ेगा ना जब इसका लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा होगा, तब दूर जाएंगे। इसके लोन पेयर से इसके बॉन्ड पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लोन पेयर है तो सही, लेकिन इसको लोन पेयर रिपल्शन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब मुझे बताइए जब यहाँ कोई रिपल्शन होता तो बॉन्ड वीक होता तो या तो यहां आता या यहां आता या यहां आता या वहां आता, वो तो वैल्यू से डिसाइड होता। लेकिन अब जब कोई रिपल्शन है ही नहीं तो ऑर्डर जैसा होना था वैसा ही रहेगा। मुझे बताइए इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मैं बॉन्ड एनर्जी लिख दूं या बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख दूं या बॉन्ड स्टेबिलिटी लिख दूं, बात एक ही है। क्या HF का बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा बेटा? हाँ। उससे वीक होगा HCl, उससे वीक होगा HBr और उससे वीक होगा HI। बताइए सबसे पहले कौन टूटेगा? कौन टूटेगा? अच्छा टूट कर क्या देगा? H प्लस। क्या नेचर ऑफ हाइड्राइड्स याद आ रहा है? हाइड्राइड्स को EN से सॉल्व करते थे या ब्लॉक से कि S ब्लॉक का हाइड्राइड है या P ब्लॉक का हाइड्राइड है। P ब्लॉक में ग्रुप 15 16 17 के हाइड्राइड्स हमने पढ़े थे, HF HCl HBr HI। नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती थी, बॉन्ड जल्दी टूटता था। पहले कौन टूटता था? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। और जो जितनी जल्दी टूटकर H प्लस देता था वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का होता था। कुछ याद आ रहा है? ये भी उसी बात को इंडिकेट कर रहा है बेटा। आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोगों ने लिया H2, या मैं इसको ऐसा लिख दूं, तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया HH CC NNOO। आइए चेक करते हैं। मुझे बताइए यहां पर इस बार बॉन्ड क्लोज करके दिया या ओपन करके दिया बेटा? ओपन करके। तो क्या क्लियरली डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? दिख रहा है। जब भी डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से दिखेगा वीबीटी लगा रहा है। वीबीटी का पहला फैक्टर क्या है बेटा? शेल नंबर 1 1 2 2 2 2 2 2। क्या शेल नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। शेल नंबर 2 दिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा? फोन। क्या फोन में से कोई है या नहीं है? है। अगर फोन में से कोई है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? लोन पेयर। हाइड्रोजन पे देयर विल बी नो लोन पेयर, ऑक्सीजन पे नो लोन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 2 लोन पेयर। अभी मुझे बताइए क्या शेल नंबर के बेसिस पे ये मैं बोल सकता हूं कि HH का बॉन्ड स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा? ये तो बिल्कुल शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 में शेल नंबर 1 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और यहां कोई लोन पे रिपल्शन भी नहीं है कि कुछ चेंज होगा। इन तीनों में बताइए तीनों का शेल नंबर सेम है। शेल नंबर सेम, और आपने देखा लोन पेयर तो इधर से इधर जाने पर लोन पेयर कम हो रहे कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। लोन पेयर बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। इनका ऑर्डर अभी तो बनाया था, बस इसमें अपन ने HH और जोड़ दिया है, बाकी कहानी सेम है। तो यहां आ जाएगा CCNNOO। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का एग्जांपल एक यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी इसी बार जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। मुझे बताइए यहां पर ये जो बॉन्ड्स दे रखे हैं आपको, क्लोज करके दे रखे कि ओपन करके दे रखे? बेटा ओपन करके दे रखे। मुझे बताइए क्या दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। जब भी सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा डायटोमिक में तो क्या लगाना है बेटा? वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर क्या है बेटा? शेल नंबर। मुझे बताइए क्या ये 2 2, ये 3 3, ये 4 4 और ये 5 5 है या नहीं है बेटा? है।
क्या आपको कहीं पर शेल नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, पर उस 2 में फोन है या नहीं है? नहीं है। तो लोन पेयर का मामला खत्म, लोन पेयर का मामला खत्म। जिसका शेल नंबर छोटा, एटम पास है, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जिसका शेल नंबर ज्यादा, बॉन्ड वीक होगा। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो सीसी, फिर एसआई एसआई, फिर जीई जीई, और फिर कौन आ जाएगा बेटा? एसएन एसएन। चलो यहां तक लिख लो, इसके आगे का डिस्कशन फिर कल स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आएंगे, कल इसको खत्म करके अपन फिर सीधे हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वीबीटी के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए अगली जो थ्योरी थी वो थी हाइब्रिडाइजेशन।